फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने चैनल पर न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इग्नू स्टूडेंट्स की बात करूँ तो सब्जेक्ट कोड है BES 126। नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम जो सब्जेक्ट है आपका, चाहे आप कहीं से भी बीएड कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो CRSU हो, चाहे वो MTU हो, चाहे वो जामिया है, वॉट एवर द यूनिवर्सिटी इज़, वहाँ पर सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम। और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो कोर्स है वो इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। हम कर रहे थे मेथड्स प्रमोटिंग नॉलेज कंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम्स। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका यूनिट 2 का है, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ नोइंग। यूनिट 2 के मैंने 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं ना तो ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को सारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ही एनालाइज करे हैं और उसके बेसिस पर ही मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो मेथड्स प्रमोटिंग नॉलेज कंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, प्रीवियस वीडियो में हमने ये स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस पार्ट ज़रूर देखिएगा। लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप सीक्वेंशियली आप सभी वीडियोस को गो थ्रू कर सको। तो मैंने आप लोगों को एक्सपोजिटरी टीचिंग पढ़ा दिया था, गाइडेड एक्सप्लोरेशन पढ़ा दिया था प्रीवियस वीडियो में। आज जो हम देखेंगे बेटा वो देखेंगे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और इस टॉपिक को फटाफट से कवर करते हुए यूनिट 3 में की जो वीडियो होगी मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी अपलोड करने की। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही। और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपको लगता है कि मेरी वीडियोस किसी और का भी भला कर सकती है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू। मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो नीडी पीपल है ना, उन लोगों तक मेरी वीडियोस ज़रूर पहुँचे। तो ये काम ज़रूर कर देना। ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, देखिए अगर बात करूँ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की, तो इसमें हमें क्या देखना पड़ता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होते हैं ना, उसमें हमें कोलैबोरेशन देखने को मिलता है जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में। मतलब ये हुआ कि हमें ना बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए ग्रुप लर्निंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी या कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, तो इसमें बच्चे खुद से तो सीखेंगे ही, लर्नर्स खुद तो सीखेंगे, उसकी खुद की लर्निंग तो होगी, साथ में वो अपने पीयर्स से भी सीखेंगे, जो उनके क्लासमेट है, जो अदर स्टूडेंट्स है। जब ग्रुप लर्निंग करेंगे या समूह में सीखेंगे बच्चे, तो एक दूसरे से भी सीखेंगे और खुद से भी सीखेंगे। तो ये हो जाता है पॉजिटिव पॉइंट। When learners review and reflect on their learning processes together, they can pick up strategies and methods from one another. तो यही चीज़ आ जाती है कि जब लर्नर्स जो है अपनी लर्निंग प्रोसेस को, अपने अधिगम प्रक्रिया को रिव्यू करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, उनके बारे में विचारेंगे साथ में मिल करके, तो वो एक दूसरे के साथ ना कंपेयर करते हुए चलते हैं कि जो मेरा जो क्लासमेट है उसने क्या सोचा है, अपनी नॉलेज को भी कंपेयर करते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो भी उनका क्लियर हो जाता है, और लर्निंग जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब आइसोलेशन में बच्चे जो है एक व्यक्तिगत रूप से पढ़े और बच्चे जो है ग्रुप में पढ़े, समूह में पढ़े। तो समूह में ऐसा माना जाता है कि बच्चे जब ग्रुप लर्निंग करते हैं ना, तो उसमें जो लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की होती है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जो है दूसरों के भी स्ट्रेटजीज़ को, मेथड्स को एक दूसरे के साथ इनका भी फेरबदल करेंगे। किसी का कोई मेथड अच्छा लगा या किसी का कोई आइडिया अच्छा लगा, तो बच्चे उसको भी सीखेंगे, उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये बात कही गई है, किस में होता है ये, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग में। अब आ जाता है आगे की बात, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। कहा कि इन दिस मेथड, इस मेथड में हर टीम का जो ग्रुप है या जो टीम है उसके हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक जो मेंबर है या हर एक स्टूडेंट है या हर एक लर्नर है, वो अपना उत्तरदायित्व समझता है कि हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, कोई भी अगर असाइनमेंट है, कोई मॉडल है, कोई एक्सपेरिमेंट है, व्हाट एवर इट इज़, मतलब कि कोई भी वर्क हो रहा है कोलैबोरेशन में, समूह में कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हर एक मेंबर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, नॉट ओनली फॉर लर्निंग व्हाट इज़ टॉट बट ऑल्सो फॉर हेल्पिंग टीममेट्स लर्न, दस क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ अचीवमेंट। तो साथ में क्या होता है कि देखिए लर्निंग तो होगी, ये चीज़ तो होगी, साथ में एक टीममेट की टीम स्पिरिट भी होती है, कोऑपरेटिव की भी आती है, दूसरों को सपोर्ट करना, हेल्प करना, और भी तमाम स्किल्स है, और भी तमाम चीज़ें हैं, अच्छी मैनर्स है, जो बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होती जाती है इस
वजह से। लर्नर्स वर्क थ्रू द असाइनमेंट्स अंटिल ऑल ग्रुप मेंबर्स सक्सेसफुली अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट इट। तो बच्चे जब तक असाइनमेंट या जो भी प्रोजेक्ट है उसको करते हैं जब तक कि हर एक मेंबर को, हर एक ग्रुप मेंबर को वो टॉपिक या वो चीज़ अच्छे से समझ ना आ जाए और वो पूरी तरीके से उसको पूरा ना कर ले। कोऑपरेटिव एफर्ट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हर एक पार्टिसिपेंट चाहता है कि उनको एक म्यूचुअल बेनिफिट मिले, सो दैट ऑल ग्रुप मेंबर्स गेन फ्रॉम ईच अदर्स एफर्ट्स। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि ना कि सिर्फ अपने आप से सीखते हैं कि खुद किया और उससे लर्निंग हुई, बल्कि एक दूसरे से भी वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में जब पढ़े, जो पुरातत्व वाली चीज़ होती है या पुरानी जो सभ्यता है उसके बारे में बच्चे पढ़े। और लर्नर्स अंडरटेक अ प्रोजेक्ट ऑन आर्कियोलॉजिकल डिग, जो खुदाई होती है और खुदाई के बाद जो वस्तुएं मिलती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कितनी सारी चीज़ें मिली है ना, मूर्ति मिली या फिर जो भी अलग अलग तमाम चीज़ें मिली। तो वो सारी चीज़ें बच्चे उसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल डिग के ऊपर। एज द लर्नर्स फाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द टीचर इंट्रोड्यूसेस क्लासीफाइंग टेक्निक्स। जैसे जैसे बच्चे को पता चलेगा कि ये चीज़ें मिली, ये चीज़ें मिली, ये चीज़ें मिली, तो टीचर उसमें क्या करेगा? टीचर का तो रोल किसका है? फैसिलिटेट करने का, उनको गाइड करने का, उनको सपोर्ट करने का। टीचर सब कुछ बुन के रेडीमेड नहीं देगा, बच्चे खुद एक्सप्लोर करेंगे, बच्चे खुद एक भूमिका निभाएंगे, खुद डिस्कवर करने की, खुद चीज़ों को खोजने की, अपना ज्ञान खुद निर्माण करना, और टीचर उसमें सहायता करे। यही तो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो यही बात कही गई है कि लर्नर क्या करेंगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे ही ढूंढेंगे तो टीचर उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस तरीके से वर्गीकरण करना है। ये वाला सामान जो है वो इसको आप इस वाले में रखो, जो मुद्रा मिली है उसको इसमें रखो, जो मिट्टी के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वस्तुएं मिली है, उसको इसमें रखो। तो क्लासीफाइंग टेक्निक का टीचर यूज़ कर सकती है। द लर्नर्स आर एनकरेज टू सेट अप अ ग्रुप म्यूजियम बाय डेवलपिंग क्राइटेरिया एंड चूजिंग विच ऑब्जेक्ट्स शुड बिलोंग एंड। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो एक ग्रुप म्यूजियम भी सेटअप कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करके जो उनका जिस क्राइटेरिया या जो जिस क्लासिफिकेशन में आता है उसके अकॉर्डिंग वो एक ग्रुप म्यूज़ियम भी डेवलप कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कोलैबोरेट विद अदर लर्नर्स हु वर्कड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द डिग। और साथ में जो डिफरेंट अदर लर्नर्स है जो अलग अलग, अब देखिए डिग के बारे में, खुदाई के बारे में है, तो कुछ बच्चे होंगे जो जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं मिली, कुछ बच्चे होंगे कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है उसके बारे में सारा जानेंगे। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव जब देखेंगे और बच्चे जो है कि कोलैबोरेट करके एक दूसरे से सीखेंगे, तो ये चीज़ है। ईच ग्रुप इज़ देन, लास्ट में क्या होगा, जब अलग अलग ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग बच्चों को एक एक पॉइंट दे दिया गया कि आपको इस चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, इस वाले ग्रुप को इस बारे में करना है, इस वाले ग्रुप को इस बारे में करना है। एट लास्ट क्या होगा? एट लास्ट टीचर क्या करेगी कि हर एक ग्रुप को, ईच ग्रुप इज देन आस्क्ड टू डेवलप थ्योरीज अबाउट द सिविलाइजेशन दैट इनहैबिटेड द एरिया। बाद में बच्चे अपने थ्योरी को बताएंगे, सिद्धांत को बताएंगे कि क्या उन्होंने खोजा, क्या उन्होंने पाया और किस तरीके की सभ्यता थी, और उसके बारे में एक अच्छा डिस्कशन होगा जिससे लर्निंग जो होगी बहुत अच्छी होगी। ये है आपका कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बेटा इंक्वायरी और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द लर्नर अटेम्प्ट्स टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन सिनेरियो ऑफन असिस्टेड बाय द टीचर। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे जो होते हैं ना, वे क्वेश्चंस की जांच करते हैं या जो सिनेरियो है उसके बारे में पता करते हैं, और टीचर जो करती है क्या करती है, सहायता करती है, असिस्ट करती है, उनको सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है, गाइड करती है, कुछ भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। दिस अप्रोच पुट्स लर्नर्स क्वेश्चंस, आइडियाज़ एंड ऑब्जर्वेशन इन द सेंटर। ये वाला उपागम जो है ना, ये वाली चीज़ जो है इंक्वायरी या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इसमें क्या होगा कि लर्नर्स के, मतलब कि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस है ना, या स्टूडेंट्स के जो आइडियाज़ है या उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की, उसको केंद्र में रखा जाता है। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कंसर्न्स itself with the creative approach of combining the best approaches to instruction, including explicit instruction and small groups and guided learning in an attempt to build on learners' interest and ideas, ultimately moving learners forward in their paths of intellectual curiosity and understanding.
तो यही बात कही गई है कि जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आपकी होती है ना, उसके अंदर क्या है कि जो बहुत सारी क्रिएटिव अप्रोचेस को कंबाइन किया जाता है, जो बेस्ट अप्रोचेस है इंस्ट्रक्शन की, या फिर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर आ जाता है, या स्मॉल ग्रुप्स को फॉर्म करके बच्चे जो लर्निंग कर रही है, गाइडेड लर्निंग इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे क्या होता है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है और आइडियाज़ है वो बिल्ड होता है, वो डेवलप होते हैं, और अल्टीमेटली बच्चे जो है किस बात पर जाते हैं, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होती है। वो और ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि हम और चीज़ के बारे में जानें, और उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में इस बात की तरफ वो फॉरवर्ड होते हैं। अब यहाँ पर भी दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, और अच्छी बात है कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स आप ये वाले भी लिख सकते हो, या फिर अपनी तरफ से अगर आपको कुछ लगता है तो वो भी लिख सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ रटनी है, मैं ये चाहूँगी कि आप सारी चीज़ों को समझो। तो ये चीज़ है मेन। वाइल स्टडिंग अबाउट सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हुए लर्नर स्टडी वेरियस फैक्टर्स। अब एक जो सीड जर्मिनेशन के बारे में जब पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो बीज है वो अंकुरित होता है, ठीक है, उसके बारे में जब पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जो भी पूरा ग्रुप है या स्मॉल ग्रुप सेटिंग है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। द होल क्लास एज अ प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस। हर बच्चों के पास, हर क्लास के पास, पूरी क्लास के पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, उनकी प्रीवियस नॉलेज होती है कि किस तरीके से जो सीड्स है उसको प्लास्टिक बैग में ग्रो कर दिया जाता है, किस तरीके से वो बड़ा हो जाता है। इन स्मॉल ग्रुप्स फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन आर स्टडीड। वन ग्रुप स्टडीज़ हाउ द अमाउंट ऑफ। अब यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से बच्चे जो है इंक्वायरी लर्निंग अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से जो ग्रुप में बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कि किस तरीके से एक जो ग्रुप होगा वो पढ़ेगा कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो कैसे सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है, दूसरा ग्रुप पढ़ेगा टेम्परेचर के बारे में, तीसरा ग्रुप पढ़ेगा कि किस तरीके से जो डिफरेंट सीड जर्मिनेट है वो सिमिलर कंडीशन में जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होने के बाद पूरा जो हर एक ग्रुप जो है वो शेयर करेगा रिजल्ट्स ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, जो भी उन्होंने अवलोकन किया, जो भी उन्होंने पाया, जो भी उनका रिजल्ट आया, विद द होल क्लास। अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन बिगिंस टू एमर्ज फ्रॉम द होल ग्रुप डिस्कशन। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कोई हर एक पहलुओं पर ध्यान दे रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो बहुत सारा एक लिस्ट बन जाएगी फैक्टर्स की। वो सारे उन तथ्यों को, उन सारे फैक्टर्स को, उन सारे कारकों को ध्यान में रखेंगे जो सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो उसके बाद होल ग्रुप क्या होगा, डिस्कशन करेगा, एक डिस्कशन फॉर्म कर सकता है, उसके ऊपर चर्चा कर सकता है, और हर एक लर्नर का खुद का एक कंट्रीब्यूशन होगा, खुद कंट्रीब्यूट करेगा बच्चा डिस्कशन में। ईच लर्नर हैज़ एक्सपीरियंस अपॉन विच टू कंस्ट्रक्ट देयर आइडियाज़ एंड सीड जर्मिनेशन। तो बिल्कुल बात सही है कि बच्चे जब ये सब करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा, अपने अपने आइडियाज़ बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज़ हमने देखी और ये कारण है जिस वजह से जो सीड जर्मिनेशन है वो इफेक्टिव होता है। तो अब बताया गया है कि अगर हम इन एक्सपेरिमेंट्स की या फिर इन एग्जांपल्स की बात करें जो प्रीवियसली अभी हमने पढ़े सीड जर्मिनेशन के ऊपर, तो टीचर बाद में देखेगी कि होल ग्रुप जब डिस्कशन होगी पूरे ग्रुप की, तो कुछ लर्नर्स तो ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी आंसर देंगे, बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कि हमने ये चीज़ पाई, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है तो हम आंसर दें। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो बच्चे थोड़े से ना मतलब होते हैं ना कि झिझक होती है उनके अंदर, वो बोल नहीं पाते, उनको पता तो होता है वो लेकिन वो बोल नहीं पाते पूरे ग्रुप के अंदर। तो एक टीचर को ये ध्यान रखना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं उनको भी वो एनकरेज करे, ठीक है, उनको भी वो एनकरेज करे और सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए पार्टिसिपेट करने की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टीचर नो स्ट्रेटजीज टू एनकरेज ऑल लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली यूजिंग वेट टाइम। बच्चों को अगर कुछ क्वेश्चन टीचर पोज कर रही है, ठीक है, आप भी अगर स्कूल में कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछो तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम भी देना है सोचने का। अगर आपको लगता है कि हमने स्लाइटली हायर क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है, डिफ़िकल्टी लेवल को हल्का सा बढ़ा दिया है उनके स्तर के अनुरूप देखे तो उन बच्चों को थोड़ा सा वेट टाइम भी देना है, सोचने का समय भी देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा चलो बेटा आंसर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही बताया कि वेट टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करे ताकि हर एक बच्चा जो है अपने टाइम को ले और अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करे और सोचे उस क्वेश्चन के बारे में और उसके बाद जो है पार्टिसिपेट करे। यहाँ पर और भी एक बात कही गई है अच्छी, अलाइंग लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज इन नॉन वर्बल वेज।
ऑल्सो विल एनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन। जो बच्चे नहीं बोल पाते, ठीक है, तो टीचर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का भी यूज़ कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आंसर बुलवाना ही है, टीचर और भी एक्टिविटीज़ कर सकती है। कैसे कि नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि आपने जो किया उसके ऊपर मुझे ना एक पैराग्राफ लिख करके दिखा दो, या फिर एक ड्राइंग बना दो, या फिर एक ड्रामा क्रिएट करवा दो। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। देयर आर मैनी टीचिंग स्ट्रेटजीज विच हेल्प ऑल लर्नर्स लर्न। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ है, बहुत सारी ऐसी रणनीतियाँ हैं जिसके ज़रिए सभी जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर इफेक्टिवली यूटिलाइजेज अ वाइड रेंज ऑफ दिस स्ट्रेटजीज टू एनकरेज एक्टिव लर्निंग। तो एक अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर है तो वो इन सभी स्ट्रेटजीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करेगी, इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करेगी, ताकि हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन हो सके, हर एक बच्चों को सक्रिय अधिगम के लिए, एक्टिव लर्निंग के लिए एनकरेज, प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये है आपका कौन सा, इंक्वायरी और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनकोर्ड इंस्ट्रक्शन। क्या आ जाता है, एनकोर्ड इंस्ट्रक्शन। चलो फटाफट से इसके बारे में और देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एनकोर्ड इंस्ट्रक्शन अप्रोच इज एन अटेम्प्ट टू हेल्प लर्नर्स बिकम मोर एक्टिवली एंगेज्ड इन लर्निंग बाय सिचुएटिंग और एंकरिंग इंस्ट्रक्शन अराउंड एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो जो भी बच्चों का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो भी मनपसंद टॉपिक है, उसके बारे में टीचर जो क्या करेगी, टीचर जो है वो उसके बारे में ना इंस्ट्रक्ट या एक चाहेगी कि बच्चे जो है पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली इंगेज हो जाए। जिस भी टॉपिक में बच्चों का इंटरेस्ट है उसकी तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करे, ताकि सभी बच्चे जो है एक्टिवली इंगेज हो जाए एक्टिविटी के अंदर। द लर्निंग एनवायरमेंट्स आर डिजाइन टू प्रोवोक द काइंड्स ऑफ थॉटफुल इंगेजमेंट दैट हेल्प्स लर्नर्स डेवलप इफेक्टिव थिंकिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऐसा लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है सोचे विचारे और थॉटफुल इंगेजमेंट उन बच्चों की हो, जिससे क्या होगा कि जितने भी लर्नर्स हैं उनकी इफेक्टिव थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी, उनकी जो चिंतन कौशल है वो डेवलप होगा। साथ में बच्चे जो है जो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ है, इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे, मतलब कि कोई भी अगर समस्या उसका समाधान करना सीख जाए और क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें मदद करे इस टाइप का एक टीचर जो है एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें बच्चों की खुद की पसंद का या कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दी जाए जिसमें बच्चे जो है बहुत उत्सुक होकर के भाग ले। एनकोर्ड इंस्ट्रक्शन emphasizes the need to provide learners with the opportunity to think about and work on problems and emphasizes group और collaborative problem solving। अब बताया गया है एनकोर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये किस चीज़ पर बल देता है कि हर एक बच्चे को अवसर प्रदान किए जाए कि बच्चे जो है टू प्रोवाइड लर्नर्स विद अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट, कि बच्चे चीज़ के बारे में सोचे, किसी भी टॉपिक के बारे में सोचे, प्रॉब्लम जो भी समाधान जो भी समस्या है उसके ऊपर काम करे, और उसके बाद ग्रुप और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मतलब कि सारे मिल करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। देयर इज़ ऑफन अ बिलीव डेट सीजन्स। अब यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो, इसको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से ना टीचर जो है एनकोर्ड इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकती है और उसमें जो थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी है उसको यूज़ कर सकती है बच्चों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। देयर इज़ ऑफन अ बिलीव डेट सीजन्स चेंज्ड बेस्ड ऑन अर्थ्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन, कि हम ये मानते हैं कि जो सूरज है, जो हमारे जो जितने भी मौसम है ना, जो सीजन्स है हमारे देश में, तो देश में कहो या फिर विश्व में कहो, तो जो सीजन्स है वो इस वजह से चेंज होते हैं कि जो अर्थ की जो नज़दीकी है सन के पास, सन से कितना नज़दीक है उसको, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि सीजन्स चेंज एज द अर्थ टिल्ट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। लेकिन रियलिटी ये है कि डिफरेंट टाइम पर जो पृथ्वी की जो पोजीशन होती है, कभी वो नज़दीक होता है, कभी वो दूर होता है। पढ़ा होगा ना आपने भी, तो वही चीज़ कही गई है कि डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर में जो पृथ्वी की जो लोकेशन होती है, कभी वो सन की तरफ टिल्ट होता है, कभी वो दूर होता है। तो उसी के बेसिस पर जो समर या विंटर आप लोग देखते हो, तो ये चीज़ है। अब ये वाला मिसकंसेप्शन टीचर को दूर करना है, मतलब बच्चों को जो गलत बच्चों ने अपना कंसेप्ट बनाया हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो सीज़न चेंज होते हैं ना, मौसम में बदलाव होता है, वो सूरज के नज़दीक जो पृथ्वी होती है ना उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, नज़दीक और दूर दोनों के ऊपर निर्भर करता है। तो टीचर क्या कर सकती है, टीचर थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी का यूज़ कर सकती है। वेयर फर्स्ट शी आस्क्ड लर्नर्स दैट कॉजेज द सीजन्स इन ऑर्डर टू असेस देयर प्रायर नॉलेज एंड पोटेंशियल मिसकंसेप्शन। तो सबसे पहले तो टीचर
यही मौका देगी कि बच्चे अपने सोच के बताए कि जो सीज़न्स होते हैं, जो मौसम होते हैं, उनका क्या कारण है, किस वजह से वो सीज़न चेंज होते हैं, ताकि टीचर जो है उनकी प्रीवियस नॉलेज, जो उनकी पहले की जो पूर्व ज्ञान है उसके बारे में जान सके और उन्होंने क्या अवधारणा, क्या गलत मिसकंसेप्शन बना लिया है उसके बारे में जान सके। लर्नर्स देन पेयर विद अ पार्टनर, उसके बाद क्या होगा कि लर्नर्स को पेयर कर दिया जाएगा, मतलब एक एक पार्टनर उनको दे दिया जाएगा या छोटा छोटा ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें बच्चे जो है अपने आंसर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद शेयर करेंगे क्लास में। तो ये हो जाएगी थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी। द टीचर देन प्रेजेंट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लेसन ऑन द टॉपिक डायरेक्टली एड्रेसिंग द मिसकंसेप्शन। एट लास्ट क्या होगा, जो अध्यापिका होगी वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लेसन उस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के बारे में और अच्छे से बताएगी और अच्छे से बच्चों को समझाएगी। लर्नर्स अगेन पेयर एंड एक्सप्लेन द सीजन, लर्नर्स को अगेन पेयर किया जाएगा, दोबारा से वो सीज़न के बारे में समझाएंगे और इस तरीके से जो उनकी मिसकंसेप्शन था या कॉग्निटिव डिसोनेंस थी उसको दूर किया जा सकता है। फर्दर एक्टिविटीज़ कंटिन्यू टू रिस्ट्रक्चर एंड कन्फर्म देयर नॉलेज। तो ये हो जाता है हमारा एनकोड इंस्ट्रक्शन के अंदर और इसी के साथ हमारी यूनिट 2 जो है ना वो यही होती है फिनिश। ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो फटाफट से बना दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 को, जो भी आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।